पल्लव भी हमारे साथ जुड़े हैं। पल्लव बागला, साइंस रीडर हमारे। पल्लव, इस झटकों को लेकर वैज्ञानिक यहाँ पर क्या कहते हैं? किस तरह की जगह दिल्ली है भूकंप के लिहाज से, और क्या बहुत फिक्र की बात है, जरा आप बताइए। देखिए, 4.4 का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं है। इसमें आमतौर पे जान माल की नुकसान नहीं होता है। 6 मैग्नीट्यूड का ऊपर होता है तो उसमें डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ होने की ज्यादा उम्मीद होती है। हाँ, ये दिल्ली में महसूस ज्यादा किए गए क्योंकि इसका एपिसेंटर झज्जर के पास था और 10 किलोमीटर डेप्थ थी। इसके मारे थोड़े ये झटके ज्यादा महसूस किए गए। इस वक्त मेरे पास कोई खबर नहीं है जान माल के नुकसान की, लेकिन 4.4 के अर्थक्वेक में जान माल के नुकसान की कम उम्मीद होती है। लेकिन हाँ, ये हमको ये सतर्क करवाता है कि दिल्ली कितना वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के लिए। दिल्ली साइस्मिक जोन 4 में पड़ता है और यहाँ पे हमको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्डिंग्स बिल्कुल करेक्ट कोड्स पे बनने की जरूरत है, करेक्ट तरीके से बनने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली नॉर्दर्न फॉल्ट लाइन जो है, हिमालयन फॉल्ट लाइन के बहुत करीब है और वहां पे बड़ा अर्थक्वेक आने की बड़ी उम्मीद है। अभी 500 550 साल में नहीं हुआ है। आगे कब आएगा इसकी कोई हमको फोरकास्टिंग नहीं हो सकती है, लेकिन बड़ा वाला आएगा तो नुकसान होएगा दिल्ली में। यहाँ पर सिस्मिक जोन 4, हाई सिस्मिक जोन का क्या मतलब होता है, ये भी जरा आप लोगों को बता दीजिए। क्या ये उन जगहों में से एक है जहां पर इस बात की संभावना रहती है कि बहुत तेज भूकंप भी आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, ये हाईएस्ट जोन आता है। हिंदुस्तान में 4 जोन होते हैं, साइस्मिक जोन 1, 2, 3 और 4। फोर्थ जोन जो है वो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से रिस्क के तौर पे हाईएस्ट माना जाता है और दिल्ली साइस्मिक जोन 4 में माना जाता है। ऐसा भारत का जो साइस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने ये जो पैमाना तय किया है उसमें यस, दिल्ली और दिल्ली के नॉर्दर्न एरियाज में जो बहुत ढेर सारी सिटीज हैं वो बहुत वल्नरेबल मानी जाती हैं। लेकिन 4.4 का अर्थक्वेक जो है जरूर हिला देता है हमको, लेकिन ये भी वार्निंग है कि आगे अगर बड़ा वाला आएगा तो आप कैसे सतर्क रहेंगे। 4.4 में लोगों को एक झटका लगा कि आगे की तैयारी पूरी करने की जरूरत है और अर्थक्वेक के डूज और डोंट्स जो होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक और बड़े क्लियर होते हैं और भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके बारे में बात कर चुकी है। अगर आपको चाहिएगा तो मैं उसकी बात भी कर सकता हूं कि जब अर्थक्वेक आए और अर्थक्वेक के बाद में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन 4.4 का जरूरी है। पल्लव जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थक्वेक आए तो उसके दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इसका कारण हिमालयस की टेक्टोनिक प्लेट्स हो सकती हैं? नहीं, देखिए, झज्जर के पास जो है वो एक फॉल्ट अलग है। ये हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट का फॉल्ट नहीं है। झज्जर के पास एक अपना फॉल्ट है दिल्ली के पास, उसमें से ये अर्थक्वेक इमर्ज किया है। और ऐसा नहीं है, अभी भी इसी साल थोड़े महीने पहले उसी फॉल्ट से एक 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पहले भी हुआ है। और ये झज्जर का फॉल्ट जो है अक्सर इसमें से अर्थक्वेक होते हैं, कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं। 4 के मैग्नीट्यूड का पहले भी हुआ है और ये वाला जो अर्थक्वेक है ये आज सुबेरे 9:04 पे हुआ, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर डेप्थ पे हुआ। और इससे बहुत उम्मीद, माने जान माल के नुकसान की कम उम्मीद है, लेकिन हाँ, हमें अर्ली वार्निंग दे रहा है कि सतर्क रहिए, दिल्ली बहुत वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए। जी, और पल्लव जी, जब भी ये बात होती है, जब भी कभी अर्थक्वेक दिल्ली में आया है, आखिरी बार 2024 फरवरी में आया था, तो क्या तब ये हमेशा डिस्कस किया जाता है कि दिल्ली और एनसीआर की जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप रोधी नहीं है, तो इसके लिए क्या कोई काम किया जा रहा है? देखिए, जो रिस्क प्रोन बिल्डिंग है जी, उसको तो दोबारा बनाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जो नई बिल्डिंग बन रही है उनमें जो नए बिल्डिंग कोड लग रहे हैं उसके हिसाब से तो ये अर्थक्वेक मैनेज हो सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला अर्थक्वेक जो है वो अलग बात होती है। और खासकर जब अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए पहले अगर आपकी बिल्डिंग सही बनी हुई हो, फाउंडेशन सही हो, उसमें सीमेंट सही लगा हुआ हो, क्रॉस कनेक्शंस हो, उसके जो बार्स होते हैं और जो प्लिंथ होता है उसके अंदर, जिससे कि आपकी वल्नरेबिलिटी कम हो, वो अगर हो तो आप अर्थक्वेक विथस्टैंड कर सकते हैं।
अर्थक्वेक प्रूफ कोई चीज नहीं होती, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो सकती है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जरूर बनती हैं। और जापान में तो हम देखते हैं ऐसी बिल्डिंग है जो कि बड़े बड़े भूकंप बर्दाश्त कर लेती हैं और उनको नुकसान नहीं होता बिल्कुल है। पल्लव, तो और हमारे जापान यहाँ में तो जरूर- आते भी बहुत है भूकंप। हम नहीं जी। चाहेंगे कि ऐसे हालात से कभी हम दो चार हों, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। और ये आप बिल्कुल सही बात पल्लव यहाँ पर कह रहे हैं कि तैयार रहना चाहिए और एहतियात बहुत जरूरी है। फिलहाल आपको एक और जानकारी देते हैं, झज्जर के नजदीक ये भूकंप का केंद्र था और कहां कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं ये जरा आप यहां पर देख लीजिए। रोहतक में, गुरुग्राम में, सोनीपत, झज्जर, नई दिल्ली, फरीदाबाद, भिवानी, हांसी यानी हरियाणा की ज्यादातर जगहें हैं जहां पर भूकंप ज्यादा महसूस किया गया। जाहिर तौर पर झज्जर के पास अदिति इसका केंद्र था और दिल्ली क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक है तो दिल्ली में भी इसको यहां पर महसूस किया गया है। गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। गुरप्रीत, ये हम नाम देख रहे हैं शहरों के, ज्यादातर हरियाणा के शहर हैं जहां पर भूकंप महसूस किया गया। जरा बताइए वहां पर कैसी लोगों की प्रतिक्रिया थी और किस तरह उन्होंने यहां पर इस भूकंप को महसूस किया। देखिए, जो मेन एपी सेंटर जो निकल के आया वो जज्जर एरिया आया और जो वहां से बातचीत हुई है लोगों से तो 9:04 के करीब उन्होंने ये अर्थक्वेक को महसूस किया। उसी टाइम जो हाई राइज बिल्डिंग थी उससे लोग बाहर निकलने लग पड़े और जज्जर के साथ साथ फरीदाबाद और लगते ये रोहतक और जैसे कि एनसीआर पूरा लगता है, गुरुग्राम, दिल्ली ऑल्सो, वहां पे भी ये झटके महसूस किए गए हैं। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या वहां पे हुआ, उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे ही इनको पता चला और जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग थी वहां कहीं ना कहीं ये उसी टाइम बताया गया, लोगों ने आपस में बातचीत की ताकि लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर आ सके। अब देखते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कोई नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिला के जो ये पता चला है कि जो एपी सेंटर है वो इस अर्थक्वेक का जज्जर एरिया और जज्जर के साथ रोहतक, फरीदाबाद और जितने भी एरिया लगते हैं वहां भी भूकंप को महसूस किया गया है। जी गुरप्रीत, अभी हाल ही में इस गर्मियों की छुट्टियों के बाद काफी स्कूल्स भी खुल चुके हैं, तो क्या स्कूलों से कोई जानकारी मिल रही है, क्या बच्चे सुरक्षित है? देखिए, जो जज्जर के आसपास वाले एरिया है, जो स्कूल है, स्कूल अभी तक तो जो जानकारी आ रही है, मैंने जैसे पहले बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अनुमान लगा रही है कि अगर कहीं पे नुकसान हुआ, लेकिन स्कूल ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी जिसके कारण जितने भी जब भूकंप महसूस हुआ लोगों को सारे ग्राउंड में बच्चों को भी शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख रही है कि इस भूकंप के करके अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसकी जानकारी उसी टाइम शेयर की जाएगी। जी गुरप्रीत, आप रहेगा हमारे साथ। तो ये भूकंप को लेकर हम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं, कहां कहां पर ये इसको महसूस किया गया और ये एपिसेंटर दिल्ली के बहुत करीब था अदिति, जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं। और इसलिए जैसे कि पल्लव भी बता रहे थे कि फिक्र की बात तो जाहिर तौर पर यहाँ पर है कि अगर दिल्ली के नीचे आसपास इतना नजदीक कोई फॉल्ट यहाँ पर होता है तो ये जोन भी यहाँ पर बता देते हैं कि कौन से जोन में कितना खतरा होता है। तो जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक इसको माना जाता है। कहां पर इसको एरियाज हैं जो इंडिया के आते हैं, इसमें वो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, कश्मीर घाटी है जो जोन 5 की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, जहां पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है और भूकंप आने की संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। जी, और जोन 5 में ही पश्चिमी हिमाचल प्रदेश यानी पूर्वी उत्तराखंड जो है उसका इलाका भी माना जाता है। यहाँ पर भी भूकंप आने के दौरान सबसे ज्यादा खतरा रहता है और साथ ही जोन 5 में कच्छ, गुजरात और उत्तर बिहार के कई इलाके जो है माने जाते हैं। तो एक बार आ भी चुका है भूकंप, बहुत जबरदस्त वो भूकंप था। उधर अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत भी इसी जोन 5 में आता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के असर वाली जगह है, उस हिसाब से तय किया जाता है जहां पर ये भूकंप का असर महसूस किया जा सकता है। जोन 4 आप देखिए कहां कहां पर है, इसमें लद्दाख की कुछ जगहें हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं जो जोन 5 की कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली भी यहाँ पर आता है, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का बाकी हिस्सा जो है वो भी जोन 4 में आता है जहां पर खतरा जो है काफी बताया जाता है। साथ ही हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से भी जोन 4 में आते हैं, दिल्ली भी उनमें से एक है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग भी जोन 4 में आता है जिसको ज्यादा खतरे वाली जगह जो है अर्थक्वेक के दौरान बताया जाता है। तो ये जोन के हिसाब से आप इसका अंदाजा लगाइए कि जहां पर सबसे ज्यादा खतरा, उसके बाद उससे कम खतरा, उससे ज्यादा, उससे कम खतरे वाली जगहें, इसको ऐसे यहाँ पर कैटेगरी में मापा जाता है। और सबसे ज्यादा खतरा वाली जगह है ये बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। पश्चिमी राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है जो जोन 4 में रखा जाता है और ये भारत के मैप के हिसाब से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब जोन 3 आप देखिए
कौन सी वो जगहें हैं जो जोन 3 में आती हैं। इसमें केरल है, गोवा है, बिहार है और लक्षद्वीप है जो जोन 4 में आदित्य यहाँ पर आता है। जी हाँ, तो जोन 3 जो है उसमें जोन 3 मध्यम में खतरा रहता है और उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से जो है बताए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जो हैं जोन 3 में आते हैं जहां पर मध्यम खतरा रहता है और बिहार का जो बाकी हिस्सा है जो जोन 4 से हटकर है, कुछ हिस्से जो है जोन 3 में भी पड़ते हैं। साथ ही उत्तरी झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके हैं जो जोन 3 में आते हैं। ताबिश, और इसको आप ऐसे समझना बहुत जरूरी है कि आप ये मत समझिए कि ये स्टेट ऊपर है तो ये इस जोन में आ जाती है, वो स्टेट्स के नीचे है तो ये ऐसा नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से कहां तक जो दरार है जमीन के नीचे, वो जब घर्षण पैदा होता है तो उसका भूकंप का असर वहां पर ज्यादा महसूस किया जाएगा। इस हिसाब से ये चीजें यहाँ पर तय की जाती हैं। अब जोन 2 आप यहाँ पर देखिए, जो 2 जोन है वो कम खतरा इसको माना जाता है इन जगहों पर, लेकिन यहाँ पर भी भूकंप आ सकते हैं, संभावना रहती है। इसमें कौन सी जगह है दीदी? उत्तर प्रदेश इसमें भी आता है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश की कई जगह हैं जो जोन 2 की कैटेगरी में आती हैं। जी, और साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जो जोन 2 के उसमें आते हैं कैटेगरी में, और इसमें भी यहाँ पर कम खतरा रहता है। इसमें तेलंगाना भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है और कर्नाटक भी शामिल है। तो हमने आपको बताया कि जोन 5 से लेके जोन 2 की जो कैटेगरीज हैं, अगर उनमें अर्थक्वेक आता है तो किस तरह का खतरा यहाँ पर हो सकता है।